हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक क्या होता है, इसके लिए हम कुछ थ्योरम पढ़ लेंगे। तो पहले हम थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो थ्योरम होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो थ्योरम आपको समझना होगा, सीखना होगा, उसके बाद ही हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है? थ्योरम नंबर 1, ये सभी को समझना होगा। फर्स्ट थ्योरम क्या होती है? लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। यहाँ पर आपको समझिएगा, क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, ओपन नहीं। ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट ए एक्स बी द एरिया ax be the area of the function, area of function। इस तरीके से आपने लिख, देन आपने कहा ax be the area of function, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया इक्वल टू एफ एक्स, ये हो जाएगा वेयर x बिलोंग टू ए टू बी ऑन क्लोज्ड इंटरवल। बस ये होती है आपकी फर्स्ट थ्योरम। मीन कोई भी फंक्शन f हो वो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी हो, तो ए एक्स अगर एरिया होती है, ए एक्स उस फंक्शन के लिए एरिया होती है, देन ए डैश एक्स फंक्शन रिपीट हो जाता है। मीन एरिया का डिफ्रेंसिएशन फंक्शन होता है, तो इसका मतलब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन एरिया हो जाएगा। यही बात तो हुई। तो ये तो आपकी थ्योरम फर्स्ट हुई। अब हम लोग थ्योरम सेकंड की ओर मूव करेंगे। थ्योरम सेकंड क्या होती है ये आपको समझना होगा। थ्योरम सेकंड याद रखिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत आवश्यक है। और स्पेशली थ्योरम सेकंड समझना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जबकि दोनों एक दूसरे से रिलेट ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम थ्योरम सेकंड अब समझते हैं कि क्या है। इसमें ये होगा कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and FB एंटी डेरिवेटिव FB एंटी डेरिवेटिव ऑफ F। समझिए F का एंटी डेरिवेटिव F है, तो इससे आपको ये मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ या आप ऐसे नोट करो, देन एफ एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन निकाला जाए तो क्या मिलेगा? आप तो यही कहोगे कि एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि आपने यही तो बोला है कि एफ भी कंटिन्यूस फंक्शन, या एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, दिस कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एफ भी कंटिन्यूस फंक्शन, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, इंटरवल की अभी मैं बात करता हूँ। एंड एफ भी एंटी डेरिवेटिव, एफ एंटी डेरिवेटिव है, तो एफ एक्स अगर फंक्शन है और इसका एंटी डेरिवेटिव किया जाए तो ये एफ एक्स आ जाएगा, यानी कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। ऑन क्लोज इंटरवल की बात हो रही ए बी, तो इसको कहाँ लिखेंगे? अब यहाँ पर उसके लिखने का तरीका ये, ए बी मतलब ए टू बी, इस तरीके से। तो ये एफ एक्स जो आएगा हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ए टू बी होता है। इसी बात को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है कि एफ सबसे पहले
एक्स के प्लेस पर बी नोट करेंगे, उसके बाद माइनस एफ एक्स के प्लेस पर ए नोट करेंगे, ये नोट करते हैं। तो यही आपकी होती है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो ये आपकी थ्योरम होती है। यहाँ पर याद कीजिए जो ये बी होता है, इस तरीके से अगर लिखा है तो इसको बोलते क्या है। देखिए अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट, और इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। और सेकंड थ्योरम तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी पर बहुत से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपने क्या देखा, इसी बात को हम फिर से रिपीट करते हैं कि अगर आपने ऐसा देख लिया कहीं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो पहली तो बात यह होगी कि एफ एक्स डी एक्स जो है इसका मैं इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ। ये इंटीग्रेशन एफ एक्स होता है, तो इसको मैं बाय सिंबॉलिक आप ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हो ए टू बी, या एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि एफ एक्स लिखो, एफ एक्स लिखो और ए टू बी कर लो, इस तरीके से कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी किया जाए दोनों एक ही बात होती है। उसके बाद एक्स की वैल्यू एफ अपर लिमिट, इसी को सुपीरियर भी कहते हैं, सुपीरियर लिमिट, माइनस एफ एक्स की वैल्यू ए लोअर लिमिट। तो ये लिमिट हम पुट कर सकते हैं, और इसको पुट करते ही आगे क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी होगी, तो कुछ पॉइंट, कुछ की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसको आप समझिएगा। देखिए पहली बात तो ये होगी, मैं कुछ केसेस लेता हूँ। फर्स्ट केस ये होती है इन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स द फंक्शन f needs to be well defined। ये आपका नीड टू बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, पहली बात। एंड ये पहले से भी मैंने कई बार बताया है, एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड कंटिन्यूअस इन एंड कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। इन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये कई बार बताया गया कि ये एफ एक्स वेल डिफाइंड होना चाहिए और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट केस तो आपकी ये हो गई। सेकंड केस, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस सब पर विशेष ध्यान रखोगे। इफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड at x equal to a and x equal to b and defined। अच्छा ए बी पर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब डिफाइंड कहाँ है? एंड डिफाइंड, तो इसका मतलब ओपन पर है। एंड डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए बी, देखिए ए बी पर नहीं डिफाइंड था, बट
ओपन इंटरवल पर तो डिफाइंड है। देन a to b fx dx cannot be evaluated। ये बात आप समझिएगा कि हम इसको तब इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन आपकी थर्ड है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए क्या होती है थर्ड कंडीशन। वो ये होती है कि इन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर ये इक्वल टू 0 हो, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि if this be 0 then the equation fx equal to 0 has at least lying in AB। ये ओपन इंटरवल में होगा, तो ये आप याद रखिए कि ये ओपन इंटरवल में होता है। दिस प्रोवाइडेड f is a continuous function in AB। तो ये कुछ केसेज होती हैं इस थ्योरम पर, इस केसेस को आप समझिएगा। वैसे जनरली आप लोगों को होता क्या है कि आप लोग यही फार्मूला यूज करते हो, सभी क्वेश्चन निकल आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं इसी फार्मूले बेस पे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो और कंपटीशन की भी तैयारी साथ में कर रहे हो, वैसे दिस इक्वल टू दिस यही आप लोग लिखते हो और क्वेश्चन निकालते चले जाते हो, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। लेकिन ये बेसिक जानकारी आपको बहुत आवश्यक है थ्री केस की। क्या क्या है, ए से बी होता है, एफ एक्स डी एक्स है। ये फंक्शन एफ जो है ये नीड टू बी वेल डिफाइंड, एफ एक्स वेल डिफाइंड और कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी, पहली बात। दूसरी बात, एफ एक्स नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए टू बी एंड डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। इसको भी याद रखिएगा। इफ़ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स 0 हो जाए देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर ये इंटीग्रेशन 0 है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन रूट्स, मतलब इसका कम से कम वन रूट्स आपको मिलेगा ए बी के बीच में, लाइंग इन ए बी, प्रोवाइडेड एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए बी। ये प्रोवाइड करेगा कि ए बी के बीच यानी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं, आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, आप इसको कंप्लीट रखिएगा। नहीं रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इंटर लेवल पर आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके बाद किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए कंटिन्यू क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन geometrical interpretation of the definite integration। इंटीग्रेशन यानी इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आप इस बात को समझिए।
अगर कहीं पर ये ऐसे लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख दिया गया, बस इतने लिखा गया आपके पास, और इसकी कंडीशन होती है कि जो ये फंक्शन होता है एफ एक्स, ये फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी, मतलब ए बी के क्लोज इंटरवल में इसकी सभी वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे, ज्योमेट्रिकल जो हमारी मीनिंग होती है कि एक्स एक्सेज हो गया, वाई एक्सेज हो गया, इस तरीके से ये हमारा जो फंक्शन होगा, सपोज डेट आपका फंक्शन यहाँ पे ऐसे बन रहा था, ऐसे, तो आप कहोगे एक्स इक्वल टू ए, ये तो y इक्वल टू एफ एक्स आपका है, फंक्शन है, इस तरीके से ये x इक्वल टू ए यहाँ पर है और x इक्वल टू यहाँ पर b है आपके पास। तो ये a से b के बीच की एरिया हो गई। ये आपके पास हो गया कि ये आपके पास एरिया होता है। दिस आपके पास एरिया हो गया। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा, ये आपके पास एरिया हो गया। बस ये जो कलर दिख रहा है यही कलर है आपके पास एरिया। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होती है, और इसमें भी कंडीशन है, ए से बी के बीच में होगा, ऑर्डिनेट ए से बी के बीच में होगा, लेकिन एबव टू एक्स एक्सेज है, एबव टू एक्स एक्सेज, एक्स एक्सेज के बिलो नहीं है, ये याद हमेशा याद रखिएगा। इसी बात को हम एक अलग तरीके से निकालें, कि अलग तरीके से कैसे निकालेंगे ये समझिए आप। सपोज डेट आपका ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स आपका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर बोल दिया जाए कि ये a से स्टार्ट होता है, यहाँ तक b है, और इसकी एरिया निकालो। तो आपके पास सिंपल सी जो इक्वेशंस होती है वो इक्वेशन यही होती है कि एरिया ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, इस तरीके से आप कहोगे हम तो एरिया ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, आप ऐसे एरिया निकाल लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि एरिया निकालते समय ये बात आप ध्यान दीजिए कि ये कई रीजन में बटा हुआ है। पहली बात तो ये है, एक तो ये रीजन आपके पास हो गया, और दूसरा रीजन आपके पास ये है, ये एक्स एक्सिस के बिलो है ये, और ये भी एक्स एक्सिस के बिलो है दिस, और ये एक्स एक्सिस के एबव होगा दिस, इस तरीके से। तो जब इसका एरिया निकालोगे तो हमेशा याद रखो कि एक्स एक्सिस के एबव, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर मैं इसको A1 बोल दूं, देखिए एरिया नंबर, ये फर्स्ट पार्ट एरिया नंबर A1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर थर्ड पार्ट, एरिया नंबर फोर्थ पार्ट, एरिया नंबर फिफ्थ पार्ट। तो एरिया निकालने पे जो ये आएगा वहाँ पे ये होगा कि एरिया हम 1 ऐड करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आया जो बिलो होगा वो माइनस करेंगे, प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट माइनस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। इस तरीके से जो एक्स एक्सिस के बिलो होगा वो माइनस करेंगे, क्योंकि एरिया वो निगेटिव आती है। तो यहाँ से एक बात आपको मिली, वो आप स्पेशली समझिएगा। जैसे ए से बी तक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहीं कट करा तो यहाँ कोई पॉइंट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ ऐसे आ गया हो, तो आप यही कहोगे कि इस एरिया को निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है वो होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये देखिए, हम ये कहेंगे कि एरिया निगेटिव होने ही ना पाए, हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब मॉड लगा के काम करो। दूसरी बात, तो एरिया की लिमिट ए टू सी, हम एरिया ए टू सी निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ ए से सी तक निकालेंगे, इस पार्ट की एरिया निकाल लेंगे एफ एक्स डी एस इस फंक्शन के लिए। उसके बाद एरिया
अब हम सी से डी के लिए निकाल लेंगे, इस वाले पोर्शन के लिए एरिया निकाल लेंगे। सी से डी के लिए फंक्शन वही होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब डी से ई के लिए निकाल लो, एफ एक्स डी एक्स प्लस ई से एफ के लिए निकाल लेना, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ से आप बी के लिए निकाल लेना, एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से आप एरिया सबकी अलग अलग निकाल लेना और अलग अलग निकाल के ऐड कर लेना। मतलब ये जो लिमिट है आपकी, अपर लिमिट लोअर लिमिट से स्टार्ट में अपर लिमिट तक ब्रेक कर लेना एक्स एक्सिस पर जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग लिमिट यूज कीजिए और सॉल्व कीजिएगा, तब आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगा। वैसे एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है, एरिया नॉट निगेटिव, ये याद रखिएगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर आपका जैसे -23 कहीं आ गया तो इसका मतलब 23 स्क्वायर यूनिट होनी चाहिए एरिया, तो ये याद रखिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट ऐसे किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का सबसे पहले इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद होगा एक्स क्यूब बाई 3 होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की n+1 अपॉन n+1, लेकिन लिमिट यहाँ 1 से 2 है तो ये लगा दोगे। देखिए 1/3 कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर भी लिख सकते हो ऐसे, और लिमिट तो आपको यहीं x में यूज करना है, एक्स क्यूब 1 to 2। तो सबसे पहले 1/3 x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का क्यूब। अच्छा ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकता है तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा के चलना, नहीं तो आप क्या करोगे 2 क्यूब के साथ 1/3 का मल्टीपल कर दोगे, 1 के साथ नहीं, तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 1/3 दिस ब्रैकेट में 2 क्यूब 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 7/3 दिस स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आप लिखोगे, आपका क्वेश्चन सही हो गया। तो इंटीग्रेशन आपने निकाल लिया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2, ऐसा लिख उठा आपके पास, जिसकी लिमिट -1 to 0 हो, इस तरीके से। तो अब इसका ग्राफ वगैरह ज्योमेट्रिकल नहीं बना सकते हो, लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात करें तो आप इंटीग्रेशन देखिए, लिमिट हम बाद में यूज कर लेंगे, अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2 है, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 हो गया dx। अच्छा 1/1 + एक्स स्क्वायर, अगर इंटीग्रेशन आपके पास 1/1 + एक्स स्क्वायर हो जाए dx, तो आप क्या लिखते हो, याद कीजिए tan इनवर्स x लिखते थे। तो यहाँ x का मल्टीपल कुछ नहीं है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट है तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता, ये मैंने इंटीग्रेशन में कई बार बताया है। तो tan इनवर्स x + 1 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आपने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, लेकिन इंटीग्रेशन निकालने से नहीं काम बनेगा। यहाँ लिमिट दी गई -1 to 0, तो हम ऐसे लिखेंगे -1 to 0, ऐसे लिखा रहेगा साथ में, और इसमें -1 to 0 मैं यहाँ भी लिखूँगा। देखिए इंटीग्रेशन अलग है, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये यूज कर लेंगे। तो अपर लिमिट आपके पास क्या है, देखिए अपर लिमिट tan इनवर्स x की वैल्यू 0 + 1 माइनस tan इनवर्स x -1 + 1, दिस आपके पास हो गया। तो ये आपके पास tan इनवर्स 0 + 1 1 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो π/4 होती है, और tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर π/4 आ गया। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
यानी कभी कभी अगर क्वेश्चन लेट भी करना हो तो आप लेट पहले आप इंटीग्रेशन निकाल लो, उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिख लेता हूँ, तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, वो क्वेश्चन आप देखो कैसे किया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसकी लिमिट 2 to 3 ऐसा गिवन है, और कह दिया गया सॉल्व कीजिए। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपने देखिए, क्वेश्चन में केवल आप एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की बात कीजिए। अभी आप लिमिट की बात ही ना कीजिए। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी। अब एक्स स्क्वायर है तो इसका 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से देखें तो डी टी अपॉन टू हो जाएगी, डी टी अपॉन टू हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लिखा जा सकता है, 1/2 लॉग मॉड ऑफ टी ये लिखा जाता है। अच्छा, प्लस सी भी लिखा जाता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डेफिनेट का हो तो हम वो सब नहीं लिखते हैं प्लस सी, इसलिए कांस्टेंट इसमें नहीं आता। हाफ लॉग मॉड ऑफ टी, अब टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होती है, वो मैंने नोट कर लिया। तो अब तो आपको मालूम हो गया कि आपका इंटीग्रेशन क्या है। कैसे करोगे, क्वेश्चन अपना लिखोगे 2 to 3 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसकी जो लिमिट होती है वो 2 to 3 होती है ऐसे। अब आप इसका लिमिट यूज कीजिए, लिमिट पर वर्क कीजिए आप, और लिमिट पर वर्क करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हाफ तो कांस्टेंट हुआ, इसलिए कांस्टेंट मल्टीपल में डिवाइड में हो उसको छोड़ दो या बाहर निकाल दो बाद में। इस तरीके से मैंने किया, हाफ लिख लिया। अब हम लिखेंगे लॉग, सबसे पहले अपर लिमिट, एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट, तो एक्स मतलब 3 स्क्वायर 9, 9 + 1 10, माइनस लॉग, अब x के प्लेस पर 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5, मीन मैंने डायरेक्ट थोड़ा निकाल लिया। ये हाफ लॉग 10 में ना मल्टीपल हो जाए, है तो दोनों में, इसलिए हम इसका एक ब्रैकेट यूज करके चलेंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे। और जब इस तरीके से आपने देखा तो हाफ तो होगा ही, log m माइनस लॉग n, ये फार्मूला आपको याद होगा, log m माइनस लॉग n। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हो तो आप लोग लिखते हो log m अपॉन n, यही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो ये होगा log 10/5, तो ये होगा 1/2 log 5 2 जा 10, ऐसे आप नोट कर सकते हो। ये 1/2 चाहो तो आप ले जाके अंडर रूट में इसको कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे छोड़ दो, तो ये भी आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है, मतलब टी लेट करके भी अगर हमें करना होगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और इंटीग्रेशन है sin 2x dx। सब एल्जेब्रा ले रहा था तो मैंने कहा एक ट्रिग्नोमेट्री का भी ले लें कि आपको ये लगे कि हाँ ये भी किया जा सकता है। देखिए sin 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले मैं sin 2x पर बात करता हूँ। sin 2x देखिए आपको ये बताया गया x का जो मल्टीपल हो डिवाइड में हो जाता, सिंपल सा, नहीं तो आप टी मान के सॉल्व कर लेना। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होगा, माइनस कॉस 2x होगा, और अपान 2 तो होता ही है, ये आपको बताया गया, प्लस सी होता है, तो ये सब होता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब इसके लिमिट 0 से π/4 है तो 0 से π/4 यहाँ रहने दो, अब यहाँ पर 0 से π/4 कर लो। अच्छा, ये 2 भी हम बाहर लिख सकते हैं,
0 से π/4 ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मैंने साइन को इग्नोर किया वैसे ये भी कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे -1/2 cos 2x। अब लिमिट आपकी 0 से π/4 होगी, तो एक बार π/4 पुट कर लेंगे, एक बार 0 cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, और ये ऐसे बना देंगे -12 cos 2 इंटू π/2, तो 2 2 जा 4 होता है, ये π/2 होगा माइनस cos 0 हो जाएगा। देखिए cos π/2 आप जानते हो क्या होता है, -12 cos π/2, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यूज तो आपको याद रखनी होगी अब, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 हो गया। तो 1/2 स्क्वायर यूनिट अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, वैसे 1/2 आप लिख दो, आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। आप 1/2 ही लिखिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन होंगे जो हमने 3 कंडीशन बताई थी, इन पर बेस होते हुए इन पर भी होंगे, तो एक्सरसाइज के साथ हम आपको सॉल्व करेंगे, अलग से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि देखिए कहाँ पर क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है, वो सब हम बताएंगे, बाद में बताएंगे एक्सरसाइज के साथ। आज का काफ़ी टाइम हो रहा है, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करूँगा, इस क्लास को। आप इस तरीके से बेसिक सीख लिए कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है, इसका फार्मूला कैसे लगता है, क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी तो फार्मूले भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।